Good morning, student. Welcome to the first class of economics. Today, we will discuss about the first chapter of your book. The name of this chapter is The Story of Village Palampur. The Story of Village Palampur. It is the first chapter of your economics book. Beta, firstly, introduce this chapter. I will introduce this chapter. कि पालमपुर is a purely hypothetical village, meaning it is a imaginary village. रियल में ऐसा कोई भी गांव एग्जिस्ट नहीं करता. It is a hypothetical village, and the purpose behind the study of this village is understand you the what's the requirement of the production, कि how the production is taken place in the villages. Understand बेटा? तो firstly we introduce the chapter. The farming is the main activity in the पालमपुर. पालमपुर के अंदर farming जो है main activity थी, but where several other activities such as small scale manufacturing, dairy farming, transportation, small scale manufacturing, these are also some activities carried out but on a limited scale. मेन एक्टिविटी क्या थी? वो फार्मिंग थी. कुछ एक्टिविटीज थी जो लिमिटेड स्केल पे रन की जाती थी. अंडरस्टैंड बेटा? These production activities need various types of resources. बेटा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें various types of resources चाहिए होते हैं, like some natural resources like land है, minerals है, waters हैं. कुछ man made items होती हैं, like हम farming के लिए हमें meaning tractor required है, हमें harvester required है, combine required है. These are some man made items. कुछ human efforts like हमें labor चाहिए, that is also another requirement for the production, and money. ठीक है बेटा? These are some requirement which we required for production. Understand बेटा? Next one is, if we continue the introduction, this village about 450 families belong to the several different caste. उस गांव के अंदर 450 फैमिली थी जो different caste से belong करती थी, जिसके अंदर से 80 upper caste families own the majority of land in the village. 80 अपर कास्ट फैमिलीज थी जिसके पास विलेज ज्यादातर जमीन थी, जो गांव की ज्यादातर जमीन थी इन्हीं 80 फैमिलीज के पास थी. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज एंड मेड ऑफ ब्रिक विद अ सीमेंट प्लास्टरिंग. उनके बड़े बड़े घर थे और सीमेंट प्लास्टरिंग उनके ऊपर थी. पक्के घर मीनिंग हम कह सकते हैं उनके थे. द एससी, जो शेड्यूल कास्ट होते हैं जिसको दलित कहा जाता है, कंप्राइज द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ 1/3 बेटा? 450 का 1/3 कहेंगे तो 150 फैमिलीज. ठीक है, 150 फैमिलीज थी एससी की, दलित की. ठीक है, लिव्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो विलेज के एक कोने के अंदर रहते थे. उनके हाउसेस जो थे वो ज्यादा बड़े नहीं थे, वो कच्चे थे, मड और स्ट्रो से बने हुए थे, मीनिंग झोपड़ियां थी या फिर कच्चे मकान उनके थे. ठीक है, that was the position of Dalit या SC in that village. Understand बेटा? Next, the most of the houses have electric connection. मतलब क्या है कि गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर था, इलेक्ट्रिसिटी जो है अवेलेबल थी. ऑलमोस्ट घरों के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था. इलेक्ट्रिसिटी पावर all the ट्यूबवेल in the field and used in the various types of small business. खेती करने के लिए जो ट्यूबवेल थे उन ट्यूबवेल्स के ऊपर भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था. और जो छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे उनके पास भी इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी थी. सॉरी बेटा. पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, मतलब वहां पे 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक हाई स्कूल था, मीनिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज भी अवेलेबल थी. There is a primary health care center run by the government and one private dispensary where the sick are treated. मीनिंग क्या है कि वहां पे हेल्थ फैसिलिटी भी गांव के अंदर बेटर थी. अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट जो चीज है कि पालमपुर इज वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन लाइक रायगंज एंड शाहपुर. बेटा पालमपुर का एक मीनिंग पड़ोसी गांव था रायगंज, और एक पास में शहर था, स्मॉल टाउन था शाहपुर. और पालमपुर से उस रायगंज और शाहपुर तक वेल कनेक्टेड रोड अवेलेबल था. ठीक है, मीनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेटर थी. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज ए इमेजनरी. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बेटा. पालमपुर इज ए प्योरली इमेजनरी विलेज. ठीक है, दैट विल अलाउ अस टू नाउ अबाउट द फार्मिंग वेल, जो हमें जिसके थ्रू हम फार्मिंग को सीखेंगे. ठीक है, अब बेटा हम इसको स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पालमपुर. आपने इंट्रोडक्शन देख लिया कि पालमपुर का जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी थी, हेल्थ स्टेटस कैसा था, एजुकेशनल लेवल कैसा था, लोग जो है कितने अपर कास्ट थे, कितने शेड्यूल कास्ट थे. ठीक है, और क्या क्या मेन एक्टिविटी पालमपुर के अंदर की जाती थी. नेक्स्ट जो चीज है बेटा, there are 2 types of activity in the Palampur, some farm activity and some non-farm activity.
फार्म एक्टिविटी मीन बेटा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, द एक्टिविटी रिलेट टू द एग्रीकल्चर, द एक्टिविटी रिलेट टू द फार्म, मतलब लैंड से रिलेटेड, जमीन के ऊपर जो है जो फार्म एक्टिविटीज होती है। नॉन फार्म एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेट नहीं करती बेटा। फर्स्टली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फार्म एक्टिविटी। देखिए बेटा आपको फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है, खेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज द फार्म एक्टिविटी। ठीक है जी। तो सबसे पहले किसी भी फार्म एक्टिविटी के लिए हमें जो प्रोडक्शन उस फार्म के ऊपर करना होता है, तो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं बेटा द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कह सकते हैं? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो बेटा द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन इज लैंड। प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? लैंड। लैंड के अंदर बेटा ध्यान रखना है बेटा, लैंड के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी लेते हैं, लाइक वाटर, दैट इज आल्सो इंक्लूड विद द लैंड। ठीक है, सम अनदर नेचुरल रिसोर्सेज, सम मिनरल्स, ठीक है, दे आर इंक्लूड, दे आर रिलेट विद द लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। What's the second requirement? It's labor. Without using the labor, we cannot do the production. जैसे हम बिना लैंड के प्रोडक्शन नहीं कर सकते, in the same manner we cannot do the production without labor. अंडरस्टैंड बेटा। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो थी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल बेटा यहाँ पे दो टाइप्स आपको डिस्कस करने हैं फिजिकल कैपिटल के। वो एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल। दे बोथ कॉल्ड द फिजिकल कैपिटल। आपको ध्यान रखना है बेटा फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा। एक आएगा फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड आएगा वर्किंग कैपिटल। जो आपका ह्यूमन कैपिटल है इसको हम अलग से एक टाइप्स जो है डिसाइड करेंगे, मतलब फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे ये थोड़ा सा रेक्टिफाई आप करेंगे। फिजिकल कैपिटल के आपको टू टाइप्स देखने हैं, थ्री टाइप्स नहीं है। फिजिकल कैपिटल इज टू टाइप्स आप कहेंगे, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, एंड द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ह्यूमन कैपिटल। अंडरस्टैंड बेटा। तो ये आपको समझना है, हमें प्रोडक्शन करने के लिए फर्स्टली लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें फिजिकल कैपिटल चाहिए और हमें ह्यूमन कैपिटल चाहिए। ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग होता है बेटा स्किल। कोई भी काम को करने का स्किल जो होता है दैट इज द ह्यूमन कैपिटल। सपोज दैट हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है, फिजिकल कैपिटल भी है, पैसा भी है मीनिंग, ठीक है, लेकिन अगर हमें सपोज दैट वी वांट टू डू द प्रोडक्शन ऑफ दैट टाइप्स ऑफ मोबाइल फोन, हमें मोबाइल फोन बनाने हैं, ठीक है जी, तो क्या है कि हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है, फिजिकल कैपिटल भी है, लेकिन मोबाइल बनाने का स्किल नहीं है, तो क्या हम बना पाएंगे? नहीं। मीनिंग बेटा द ह्यूमन कैपिटल या स्किल दैट इज ए फैक्टर विच कंबाइनली यूज द अनदर थ्री रिसोर्सेज। जो लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है उसको कंबाइनली यूज करके प्रोडक्शन करना, ये किसका काम है? ह्यूमन कैपिटल का काम है। इसको हम ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन स्किल कहते हैं। इसको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। तो दीज आर द फोर मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लैंड, second one is labor, third one is the physical capital and fourth one is human capital. अंडरस्टैंड बेटा। होप सो आपको समझ में आया होगा। इनको हम कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, या इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या होता है बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर जो हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अंडरस्टैंड बेटा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको सबसे पहला फैक्टर बताता है बेटा लैंड। लैंड आपके सामने, पिक भी आपके सामने है, यू कैन, फील्ड को हम लैंड कहते हैं। लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एंड लैंड के साथ कुछ अनदर नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज किया जाता है, जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, दे ऑल आर इंक्लूड इन द लैंड। ठीक है, एंड वी कैन नॉट डू द प्रोडक्शन विदाउट यूजिंग द लैंड। नेक्स्ट है बेटा लेबर। अब लेबर जो है, लेबर कैन ऑल्सो डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स। लेबर भी दो टाइप्स की हो सकती है, कुछ स्किल्ड लेबर हो सकती है, कुछ अनस्किल्ड लेबर हो सकती है। कौन सी हो सकती है बेटा? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। अब सम एक्टिविटी रिक्वायर्ड फुली क्वालिफाइड वर्कर्स एंड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जैसे हम बात करते हैं बेटा कि हमें कुछ नेसेसरी टास्क करने होते हैं, लाइक हमें कंप्यूटर चलाना है, तो उसके लिए हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। हमें कोई सोफेस्टिकेटेड मशीनरी चलानी है, कोई बड़ी टेक्निकल मशीनरी को रन करना है, तो उसके लिए हमें एक ट्रेन्ड एंड वेल क्वालिफाइड वर्कर चाहिए। लेकिन सपोज दैट हमें जो है खेत के अंदर काम करना है, हमें मजदूरी का काम करवाना है, हमें जो है कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, उसके लिए हम क्या है, हम अनस्किल्ड लेबर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा कुछ काम ऐसा हो सकता है जिसके लिए हमें हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, और कुछ वर्क ऐसा हो सकता है जिसके लिए हमें केवल फिजिकल कैपेसिटी चाहिए, हमें कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होती। तो लेबर कैन बी टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द स्किल्ड लेबर एंड अनदर वन इज द अनस्किल्ड लेबर।
समझ में आएगा बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सम एक्टिविटी रिक्वायर द फुली क्वालिफाइड वर्कर्स एंड हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी एंड सोफिस्टिकेटेड टास्क. सम एक्टिविटी रिक्वायर ओनली वर्कर्स who have the physical capacity, but in every activity labor is vital. चाहे कुछ भी हो, हमें लेबर तो जरूर चाहिएगी, चाहे स्किल्ड चाहिए हो चाहे अनस्किल्ड चाहिए हो, क्योंकि बेटा विदाउट यूजिंग द लेबर वी कैन नॉट डू द प्रोडक्शन. अंडरस्टैंड बेटा? द नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल. ठीक है जी, व्हाट्स इज द नेक्स्ट? फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल का फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो है फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड कंसेप्ट है वर्किंग कैपिटल. तो हम देखते हैं बेटा सबसे पहले फिजिकल कैपिटल का फर्स्ट कंसेप्ट जो है आपका फिक्स्ड कैपिटल. What's the meaning of fixed capital, beta? The tools, machinery, and buildings can be used in the production over many years and are called the fixed capital. आपको समझना है बेटा what's the meaning of fixed capital, ये होता क्या है. Fixed capital is a types of capital which we required या which we used in the production for the several years, जिसको हम लगातार कई साल तक प्रोडक्शन के अंदर यूज करते रहते हैं. सपोज दैट बेटा मशीन, हम क्या करते हैं मशीन्स को, सपोज दैट हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर ट्रैक्टर को क्या हम केवल एक सीजन के लिए यूज करते हैं? नहीं, हम ट्रैक्टर को परचेज करके उसको कई साल तक यूज करते रहते हैं. दैट इज द फिक्स्ड एसेट्स. उसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं. मीनिंग बेटा ऑल द टूल्स, ऑल द मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, जिसको हम प्रोडक्शन के लिए मैनी ईयर्स तक, सेवरल ईयर्स तक जिसको हम यूज करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है जी. अब है टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स. मीनिंग मशीन जो है बेटा वो अलग अलग हो सकती है. कुछ बड़ी सिंपल सी मशीन हो सकती है जिसको कोई भी रन कर सकता है, और कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीन हो सकती है जिसको रन करने के लिए हमें मतलब स्पेशलाइज्ड या फिर कोई ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है. जैसे सोफिस्टिकेटेड मशीन का एग्जांपल आपको दिया गया है जनरेटर, टर्बाइंस, कंप्यूटर. ये कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीन है जिसको रन करने के लिए हमें क्वालिफाइड वर्कर की जरूरत होती है. अंडरस्टैंड बेटा? तो ये आपको समझना है कि फर्स्ट फिजिकल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है फिक्स्ड कैपिटल, और फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है बेटा? वो कैपिटल जो प्रोडक्शन के अंदर कई साल तक बार बार यूज होती रहती है. नेक्स्ट है बेटा फिजिकल कैपिटल का सेकंड पार्ट जो है वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल के अंदर आपको मेनली लेना है बेटा रॉ मटेरियल और कैश इन हैंड. क्या लेना है? वर्किंग कैपिटल के अंदर हमें लेना है सबसे पहला रॉ मटेरियल एंड कैश इन हैंड. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल बेटा? रॉ मटेरियल होता है जिसके थ्रू, जिस चीज से हम प्रोडक्शन करते हैं. सो सपोज दैट वी वांट टू मेक ए पेन. हमें पेन बनाना है तो हमें प्लास्टिक और इंक रिक्वायर्ड होती है. देन प्लास्टिक एंड इंक इज द रॉ मटेरियल फॉर द पेन. ठीक है. सपोज दैट वी वांट टू मेक द शुगर. हमें शुगर बनाना है तो क्या चाहिए? हमें शुगर केन चाहिए. उस शुगर केन से ही हम शुगर बना पाएंगे. दैट्स द शुगर केन इज द रॉ मटेरियल फॉर द शुगर. ठीक है. तो यहां पे जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर रॉ मटेरियल आएगा, और दूसरा कैश इन हैंड. हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा रहना चाहिए जिससे हम बिजनेस की डे टू डे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए. दैट इज द मनी इन हैंड. जैसे किसी को वेजेस देनी है, किसी को सैलरी देनी है, कभी हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ कैश इन हैंड होना चाहिए, कुछ पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए, जिसको हमारी वर्किंग कैपिटल होती है. ठीक है जी. तो आपको समझना है बेटा वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल एंड अनदर इज कैश इन हैंड. Okay, the production require a varieties of raw material like yarn used by the weaver yarn use करता है, clay used by the potter जो है वो clay use करता है, मिट्टी use करता है. Also some money is always required during the production to make the payment and buy another necessary materials, that is cash in hand. तो हमारे लिए बेटा जो मेनली प्रोडक्शन के लिए फिजिकल कैपिटल का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मेनली हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? फर्स्ट वन इज द रॉ मटेरियल एंड अनदर वन इज द मनी इन हैंड. ठीक है जी, जिसको हम कैश इन हैंड कहते हैं. तो इसलिए सेकंड पार्ट को देखिए बेटा, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड या कैश इन हैंड आर द वर्किंग कैपिटल, एज अनलाइक टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, दीज आर द यूज्ड इन प्रोडक्शन. बेटा टूल्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग ये कैसी कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल है. रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड ये क्या है बेटा? आपकी वर्किंग कैपिटल है. अंडरस्टैंड बेटा? तो इट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन. कौन सी? फिजिकल कैपिटल, जिसके अंदर हमने दो पार्ट पढ़े, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. अंडरस्टैंड बेटा? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, यस. नेक्स्ट इज सॉरी, हाँ, फिजिकल कैपिटल में थर्ड, ये मैंने कहा था दैट इज द फोर्थ पार्ट, इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट आपको लेना है इसको. ठीक है. इट्स ह्यूमन कैपिटल. क्या है ये? ह्यूमन कैपिटल. अब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल बेटा? ये होता है नॉलेज, स्किल,
ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जिसको कहा जाता है, दैट इज इंक्लूड इन द ह्यूमन कैपिटल। मतलब किसी भी टास्क को कंप्लीट करने का स्किल। ओके हमें पेन बनाना है बेटा, पेन बनाने के लिए हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है और कैपिटल भी है। मतलब हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास मजदूर भी है और हमारे पास पैसा भी है। बट हमें पेन बनाना ही नहीं आता। वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैव द स्किल ऑफ मेकिंग द पेन। तो बेटा वी कैन नॉट मेक द पेन, नहीं बना सकते ना। तो दैट्स वाई बेटा हमारे पास स्किल का होना जरूरी है, हमारे पास नॉलेज का होना जरूरी है। और ये स्किल या नॉलेज जो है दैट इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट, जिसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी। सपोज दैट बेटा वी वांट टू गो टू दिल्ली, हमें दिल्ली जाना है, हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास मीनिंग उसके अंदर पेट्रोल भी है, हमारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास हमें गाड़ी ड्राइव नहीं करनी आती। तो क्या हम जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए हमें समझना है कि हमें हमारे पास स्किल भी होने चाहिए। अंडरस्टैंड बेटा? तो आपको समझना है, वी कैन ऑल्सो से दिस इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट। ये फोर्थ रिक्वायरमेंट रियल में होती है। वी विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output। मीनिंग बेटा जब तक हमारे पास स्किल नहीं होंगे तो हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को कंबाइनली यूज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड बेटा? दैट्स व्हाई इट इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। एंड दिस डे इज these days this is called the human capital। So every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factor of प्रोडक्शन। मीनिंग हमें प्रोडक्शन करने के लिए चार चीजें चाहिए होती है और हम इनको क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टैंड बेटा? होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बेटा पालमपुर के अंदर लैंड कैसी थी, लेबर कैसी थी, कैपिटल कैसी थी। हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज लैंड इज फिक्स्ड। बेटा पालमपुर गांव के अंदर लैंड जो थी वो फिक्स थी, और ऑलमोस्ट हर गांव के अंदर लैंड फिक्स होती है। लैंड को कोई लैंड इलास्टिक नहीं होती, हम लैंड को खींच के बढ़ा नहीं सकते, लैंड फिक्स होती है। हाँ, बट हम क्या कर सकते हैं? अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव लैंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जो है ट्री वगैरह को काट करके क्या कर सकते हैं? जहां पे प्रोडक्शन, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता, हम उसको एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर। हमें पता है बेटा अप्रोक्सीमेट 2/3 मतलब 75% ऑफ द 3/4 पॉपुलेशन, जो 75% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन द फील्ड एंड फार्म्स। मतलब 75% लोग जो हैं वो किस में बिजी थे? एग्रीकल्चर के अंदर बिजी थे। बट देयर इज कॉन्स्टेंट राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के राइज के कारण द वेस्ट लैंड आर कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। मतलब जो वेस्ट लैंड थी उसको ऑलरेडी कल्टिवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जा चुका था, बिकॉज ऑफ हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। नाउ देयर एग्जिस्ट नो लैंड टू कन्वर्ट टू द कल्टिवेबल लैंड। मतलब अब कोई भी वेस्ट लैंड पालमपुर के अंदर नहीं थी जिसको अनकल्टिवेबल लैंड कहा जा सके, जिसको हम कल्टिवेबल लैंड के अंदर कन्वर्ट कर सके। मतलब हम कह सकते हैं कि पालमपुर गांव के अंदर जितनी भी लैंड थी उसको फुली यूटिलाइज किया जा चुका था। लैंड फिक्स थी। वी कैन नॉट इलास्टिक, वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब लैंड फिक्स है तो कैन वी ग्रो मोर प्रोडक्ट ऑन द फिक्स लैंड? इज देयर एनी वे टू ग्रो मोर क्रॉप ऑन द सेम फील्ड? क्या हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जब आपकी लैंड फिक्स है? हाँ, yes, we can increase the production on the same piece of land। हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते, but we can increase the production on the same piece of land। Then how we can increase the production? When we use the latest technology for the production, when we use the mechanized means in the production, when we use the heavy chemical fertilizers, insecticide, pesticides, heavy hybrid seeds in the agriculture, then we can easily increase the production on the same piece of land। ठीक है जी। तो इसका आंसर रहेगा yes, we can increase या we can grow more crop on the same piece of land। हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं सेम पीस ऑफ लैंड से। कैसे कर सकते हैं? when we switch on to the latest technology instead of ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। जब हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को छोड़ करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते हैं, देन वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ठीक है जी। तो आपको इसका आंसर देना है यस, वी कैन इंक्रीज।
इफ वी यूज द मॉडर्न इनपुट्स, अगर हम मॉडर्न इनपुट्स को यूज करते हैं, लाइक HYV सीड्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ HYV सीड्स बेटा? इट्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनको हम हाइब्रिड सीड्स कहते हैं, जो लेटेस्ट सीड्स होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। नेक्स्ट है बेटा फर्टिलाइजर्स, ये है आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स। जैसे हम बात करते हैं कि इनिशियली पहले जो है हम फर्टिलाइजर्स के नाम पे क्या यूज करते थे? काउ डंग को यूज करते थे, गाय का गोबर जो हो गया उसको हम एज ए खाद यूज करते थे, ठीक है। बट नाउ अ डेज वी यूज द हैवी केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, DAP, पोटास, सुपर, हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं। We use some modern farm machinery like ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, कल्टीवेटर है, कंबाइन है। These are some modern farm machinery which we can use in the एग्रीकल्चर। बट पहले हम क्या करते थे बेटा? हम कैटल फोर्सेस को यूज करते थे, हम बैलों के साथ खेती करते थे, ठीक है। तो दैट वाज द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। और अब हम अगर हम मशीन्स के द्वारा खेती करते हैं तो उससे भी हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इफ वी यूज द पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है बेटा? पेस्ट या इंसेक्ट को मारने के लिए हम जो दवाई छिड़कते हैं, दैट इज द जो मेडिसिन का छिड़काव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पेस्टिसाइड्स, ठीक है। मीनिंग बेटा अगर हम अपनी क्रॉप को डिजीज से फ्री रखेंगे, अगर हम उनको इंसेक्ट या पेस्ट से बचा के रखेंगे, तो हमारी क्रॉप जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। मीनिंग यूजिंग द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड विल ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इरिगेशन यूजिंग द मॉडर्न फैसिलिटी। बेटा इनिशियली हम इरिगेशन के लिए केवल रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते थे, बारिश के ऊपर डिपेंड होते थे, मतलब मेगा बरसता था तभी जो है, बारिश जब होती थी तभी हम अच्छा प्रोडक्शन कर पाते थे। लेकिन बेटा अगर हम लेटेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज या मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज को यूज करेंगे, जैसे कैनाल को हम नदियों के द्वारा सिंचाई करते हैं, पंप सेट ट्यूबवेल के द्वारा हम सिंचाई करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, और हम डैम के थ्रू इरिगेशन करते हैं, तो हम डेफिनेटली बेटा सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आपको समझना है बेटा कि हम सेम पीस ऑफ लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं विद यूजिंग द मॉडर्न इनपुट्स लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न फार्म मशीनरी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड लेटेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज। विद दिस मेथड्स वी कैन इजीली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट जो चीज है बेटा, विल लैंड सस्टेन? दैट्स द नेक्स्ट पॉइंट। क्या लैंड सस्टेन है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, फर्स्टली आपको यहां पे ये चीज समझनी है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सस्टेन। ये सस्टेन क्या है? तो ये सस्टेन है बेटा सस्टेनेबिलिटी। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी मींस बेटा डू द प्रोडक्शन विदाउट ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द रिसोर्सेज। हमें प्रोडक्शन भी करना है और रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय भी नहीं करना है। हमें ज्यादा हैवीली केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके लैंड की फर्टिलिटी पावर को डाउन नहीं करना है, उस फर्टाइल लैंड को अनफर्टाइल लैंड नहीं बना देना है। क्योंकि अगर हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे बेटा तो क्या होगा, ओवर द टाइम जो है लैंड की फर्टिलिटी डाउन होती चली जाएगी। तो इसलिए बेटा जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम HYV टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट बी ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज, बिकॉज उस रिसोर्स के ऊपर, उस लैंड के ऊपर हमारे आने वाली आगे यंगर जनरेशन को भी एग्रीकल्चर करना है, ठीक है। तो ये आपको समझना है बेटा कि लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। क्योंकि लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए हमें इसको बड़ा केयरफुली यूज करना चाहिए, उसको ओवर यूज नहीं करना चाहिए, उसको हरास नहीं करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। Scientific report have started that modern methods have overused the natural resources. Scientific report ये कहती है बेटा जब से हमने मॉडर्न मेथड को यूज किया है, HYV सीड्स को यूज किया है, हमने ज्यादा प्रोडक्शन लेना स्टार्ट किया है आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन 1967, तो बेटा उसके बाद हमारे रिसोर्सेज जो है मेनली लैंड या और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होने शुरू हुए हैं, ओवर यूज होने शुरू हुए हैं, उनकी फर्टिलिटी डाउन होनी शुरू हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएट विद लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने ज्यादा प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया विद द सेम पीस ऑफ लैंड, उससे हमारी सोयल फर्टिलिटी क्या होती चली गई बेटा, डाउन होती चली गई, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज करते हैं जिससे हमारी जमीन की फर्टिलिटी डाउन होती जा रही है। तो इसलिए ध्यान रखना है बेटा, वी शुड डू द प्रोडक्शन विद द सस्टेनेबिलिटी, वी शुड डू द प्रोडक्शन विदाउट हरासिंग द रिसोर्सेज, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द रिसोर्सेज। Understand beta? The next concept is how the land is distributed in the पालमपुर। पालमपुर के अंदर लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी बेटा? हमने देखा कि पालमपुर के अंदर कितनी फैमिलीज रहती थी, 450 फैमिलीज रहती थी, जिसके अंदर 150 फैमिली क्या थी, मतलब 1/3 पॉपुलेशन SC थी, दलित थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है अबाउट 1/3 ऑफ द
450 फैमिलीज आर लैंडलेस, मतलब 150 फैमिली जो है क्या थी, लैंडलेस थी, उसके पास उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी। उनके अंदर मेनली एससी कास्ट के थे, मेनली दलित थे, जिसके पास कल्टीवेट करने के लिए कोई भी लैंड नहीं थी। ऑफ रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन्स लैंड, जिसके पास लैंड थी बची हुई 150 में से, सॉरी 450 में से अगर 150 निकाल दें तो 300 फैमिली जो बची हुई थी, उनमें से 240 फैमिलीज कल्टीवेट लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो केवल 2 हेक्टेयर से कम लैंड को कल्टीवेट करती थी, मतलब उनके पास जमीन कितनी थी, 2 हेक्टेयर से कम थी, जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था। ठीक है। पालमपुर के अंदर 60 फैमिली मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स थे, जिसके पास 2 हेक्टेयर से ऊपर जमीन थी। ठीक है, मतलब 450 में से 150 के पास कोई जमीन नहीं थी, 150 फैमिलीज के पास लैंडलेस थे। बचे हुए में 300 में से 240 फैमिली के पास 2 एकड़ से कम थी, और 60 फैमिली ऐसी थी जिसके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन थी, और उन 60 में से भी 10 फैमिली ऐसी थी जिसके पास ज्यादा जमीन थी, 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा। अंडरस्टैंड बेटा? तो दैट इज द, हम कह सकते हैं, ब्रेकअप ऑफ लैंड इन द पालमपुर, जिस तरीके से लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड थी। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, हु विल प्रोवाइड द लेबर। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करता था? बेटा जो स्मॉल फार्मर्स थे, जिसके पास 2 हेक्टेयर लैंड या उससे कम जमीन थी, वो फैमिली लेबर से ही काम कर लेते थे, उनको बाहर से लेबर हायर करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन जिसके पास ज्यादा लैंड थी, वो जो है बाहर से लेबर को हायर करते थे, और वो कौन होते थे वो लेबर? वो होते थे बेटा लैंडलेस लेबर, जो 150 फैमिलीज थी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट मोस्ट नेसेसरी फैक्टर इन द एग्रीकल्चर। स्मॉल फार्मर्स अलोंग देयर फैमिली कल्टीवेट देयर ओन फील्ड, दस कटिंग कॉस्ट ऑफ लेबर, मतलब वो अपनी फैमिली लेबर को यूज करते थे, जो स्मॉल छोटे फार्मर थे जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन थी। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो थे, हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड, वो क्या करते थे, फार्म लेबरर्स को हायर करते थे। जो लैंडलेस लेबरर्स 150 फैमिलीज थी, वहां से लेबर को हायर करते थे। ठीक है, फार्म लेबरर्स come from landless farmers और फार्मर्स कल्टीवेटिंग स्मॉल फील्ड, मतलब जो फार्म लेबरर्स होते थे वो कहां से आते थे, वो आते थे लैंडलेस फार्मर से। अंडरस्टैंड बेटा? तो होप सो आपको ये सब चीज समझ में आई होगी बेटा। तो यहां तक हमने ये डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहां तक आप सभी को ये कंसेप्ट जो है बड़े ध्यान से पढ़ना है। ओके, होप सो ये क्लास आपके लिए जो है बेनिफिशियल रही होगी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय।